बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको B2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो इंतहाई अहम मौजू के मतलब है और वो है बवासीर। बवासीर जिसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हेमोरॉइड भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में पाइल्स भी कहते हैं। ये जो पाइल्स होते हैं ये एक तरह की जो ना आपकी सूजी हुई वेन्स होती हैं जो आपके जो पखाने वाले जो रीजन और जो है उसका जो ऊपर थोड़ा सा हिस्सा होता है जिसको लोअर रेक्टम कहते हैं, उसमें से वो जो वेन जो है ना वो सूज जाती हैं। ठीक है। और जो है ये जो है बवासीर है वो इनको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक तो इनको इंटरनल हेमोरॉइड्स कहते हैं जो कि आपकी रेक्टम के अंदर होते हैं। ठीक है। जो मतलब पखाना जहाँ से निकलता है उसके ऊपर वाली जो वो नाली होती है उसको रेक्टम कहते हैं, जो बड़ी आंत का जो आखिरी पार्ट होता है। ठीक है। या जो आपके पखाने वाली जगह पे जो स्किन के नीचे अगर हों ये जो सूजी हुई वेन, तो इसको हम जो ना एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अभी इंटरनल और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स की समझ आ गई होगी। ये जो है मैं साथ इमेजेस भी लगा रहा हूँ, उसको देख के भी जो है ना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है। और ये जो है ना बहुत कॉमन बीमारी है और आमतौर पे ये समझ लें कि 4 में से 3 बंदों को जो है ना वो हो जाती है। और हेमोरॉइड जो है वो उसकी काफ़ी रीज़न है, लेकिन कभी कभी इसकी कोई रीज़न समझ नहीं आती। इसकी खुशकिस्मती से ये ना कि इसकी जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल हैं और इससे जो है ना ये ठीक हो सकते हैं। और कुछ लोग जो है ना घरेलू ट्रीटमेंट से, जो मैं आगे चल के बताऊँगा, और लाइफस्टाइल चेंजेस से भी जो है ना इनको आराम आ सकता है। अब मैं इसकी सिम्टम बता देता हूँ। ये सिम्टम जो है ना, जैसे कि मैंने बोला कि ये टाइप पे डिपेंड करता है कि इसके एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स हैं या इंटरनल हेमोरॉइड्स हैं। तो जो अब मैं पहले बताता हूँ कि जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स की क्या सिम्टम होती हैं। ये जो है ना ये स्किन के नीचे होते हैं, जो आपके पखाने वाली जगह की जो स्किन होती है ना उसके नीचे होते हैं। और इनकी जो साइंस एंड सिम्टम ये होती है कि वो आपको एक तो खारिश होती है, या मतलब उस एरिया इनर रीजन में इरिटेशन होती है, फिर पेन भी हो सकता है और डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। और जो है आपके इनर उसके इर्द गिर्द जो पखाने के जो सुराख है उसके इर्द गिर्द स्वेलिंग भी हो सकती है और इसमें ये ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब मैं आपको जो इंटरनल हेमोरॉइड्स की जो है वो सिम्टम बता देता हूँ। जो इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं वो रेक्टम के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। और इसमें यह ना कि ये आमतौर पे वो नज़र नहीं आते और उसको फील भी नहीं कर सकते, और उनका जो है उनकी जो और डिस्कम्फर्ट इतना वो आमतौर पे नहीं होता। लेकिन यह कि जब बंदा जो है जब पखाना करता है तो उस पे जो है ना स्ट्रेनिंग जब मतलब करता है, ठीक है, तो उसमें वो इरिटेशन हो सकती है। यानी मेरा मतलब कहने का है जब बंदा पखाना करता है, अगर वो स्ट्रेन करे मतलब ज़्यादा जोर लगाए, तो उसमें यह होता है कि जो है ना आपकी जो ब्लीडिंग हो सकती है जो पेनलेस होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो है ब्राइट रेड ब्लड के जो है ना छोटे छोटे कतरे जो है ना वो मतलब ड्रॉप्स गिरते हैं टॉयलेट टिश्यू में, या फिर आपके टॉयलेट में जो है ना अगर वो जो है जब मतलब आप स्टूल पास कर रहे हैं तो उसमें यह ना कि जो है ना ब्राइट रेड ब्लड के जो कतरे गिर सकते हैं। ठीक है। और ये है कि अगर हेमोरॉइड्स जो है ना इसमें जो है अभी मैं इंटरनल हेमोरॉइड्स की मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें जब एनल ओपनिंग से जब वो उनका वो पुश होते हैं तो वो जो है ना वो बाहर भी निकल सकते हैं। मतलब जब ये बढ़ जाते हैं जो सूजी वेंस, तो वो जो है ना हेमोरॉइड जो है ना वो बाहर भी निकल सकते हैं। उसको प्रोट्रूडिंग या प्रोलैप्स हेमोरॉइड कहते हैं, जिसकी वजह से दर्द भी और इरिटेशन और ज़्यादा हो सकती है। तो अब यह कि मैं थ्रोम्बोस हेमोरॉइड्स के बारे में बता देता हूँ। थ्रोम्बोस हेमोरॉइड्स ये समझ लें कि जो आपके एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स की वो एक तरह की मतलब शेप कह लें कि जो है ना अगर आपका जो ब्लड उसमें पूल हो जाए, एक्सटर्नल मतलब खून इकट्ठा हो जाए और उस पर क्लॉट बन जाए जिसको थ्रोम्बस कहते हैं, तो उसमें यह नहीं कि ज़्यादा पेन, शदीद पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है और उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और जो है ना जो पकाने वाली जगह पे थोड़ा सूजन मतलब लंप की सूरत में जो है ना ये ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं।
तो इसमें यह है कि अगर आपको थोड़ी बहुत इस तरह की ब्लीडिंग आ रही है, कतरे आ रहे हैं खून के जब आप पाखाना करते हैं, तो ये आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। मतलब या अगर आपने कुछ घरेलू नुस्खे ट्राई किए हैं वो चंद दिन में नहीं ठीक होते, तो आपको ज़रूर मतलब डॉक्टर से पूछना चाहिए। और ये भी नहीं समझना चाहिए कि जो आपकी जो रेक्टल से जो ब्लीडिंग हो रही है वो लाजमी बवासीर की मतलब जो है वजह से होती है, क्योंकि और भी बीमारियां हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके पखाने के रास्ते खून आ सकता है। तो मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता आपके कोलोरेक्टल कैंसर में जो बड़ी आंत का कैंसर हो सकता है, एनल कैंसर हो सकता है, उससे भी ब्लीडिंग आ सकती है। या और जो है ब्लीडिंग की बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं जो आपके पखाने के रास्ते आती है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा शदीद, और खून जो है बहुत ज़्यादा बह जाए और आपको चक्कर वगैरह आना शुरू हो जाए, तो आपको फ़ौरी तौर पे एमरजेंसी से रब्ता करना चाहिए। उसमें अब मैं इसकी काज़त बता देता हूँ कि किन वजह से ये हेमरेड्स मतलब जो बवासीर की जो है ना ये बीमारी होती है। इसमें यह होता है कि जो आपके जो पखाने के रास्ते के इर्द के मतलब जो वहाँ पे वेन्स होती हैं वो स्ट्रेच होती हैं, ठीक है। जब उस पर प्रेशर पड़ता है और वो जो है ना उसमें उसकी वो बल्ज कर सकती हैं, जिसको मतलब जो है ना एक्सटर्नल हेमरेड्स की सूरत में, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब अगर वो बल्ज हो जाए तो वो जो है ना ज़ाहिर है वो फील भी हो सकते हैं और उसकी स्वेलिंग भी हो सकती है। और इसका जो हेमरेड जो बवासीर जो बनती है वो ज़्यादा चूँकि प्रेशर उस पर जगह पे पड़े तो उस वजह से ये आमतौर पे बनती है। तो उसमें यह है कि जो लोग ख़ास तौर पे जिन लोगों को जो है ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं जब पखाना कर रहे हों, तो उसमें जो है ना ये ऐसे लोगों को भी शिकायत हो सकती है। या फिर ये कि ज़्यादा देर तक जो बैठे रहते हैं टॉयलेट में, उनको भी ये हो सकता है। जिन लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन मतलब बहुत अरसे से कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा दिनों से हो रही है, तो वो जब ज़ोर लगाते हैं पखाना करते वक्त, तो वो जो है ना उससे भी ये हो सकती है, ठीक है। या फिर जिन लोगों को पुराना कोई डायरिया लगा होता है, क्रॉनिक डायरिया, तो इसकी वजह से भी हो सकते हैं। मोटे लोगों को भी हो सकते हैं, और जो है जो ख़वातीन प्रेगनेंट हैं उनको भी हो सकते हैं। और अगर कोई गलत तरीके से मतलब जो है इंटरकोर्स करे, एनल इंटरकोर्स करे, तो उसको भी हो सकते हैं। और जो है फिर ये कि जो लोग जिनकी डाइट में फ़ाइबर की कमी होती है, यानी फ्रूट्स वगैरह जो कम खाते हैं, उनको भी हो सकते हैं। या फिर जो है ना बहुत ज़्यादा बहुत हैवी लिफ्टिंग कोई सामान वगैरह या बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं, इवन वेट लिफ्टर्स होते हैं, उनको भी हो सकते हैं। अब इसके मैं कुछ रिस्क फैक्टर बताता हूँ। रिस्क फैक्टर ये है कि एक तो ये है कि एज का एक रिस्क फैक्टर है कि जैसे जैसे इंसान बनने की एज बढ़ती है, तो वो जो आपकी जो वेन्स और रेक्टल रीजन में होती हैं, उसको जो टिश्यू सपोर्ट करते हैं, वो जो है ना वो एक तरह के वीकन हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो स्ट्रेचिंग हो जाती है उनकी, तो ये एक रिस्क फैक्टर है। और फिर ये कि जो भी चीज़ जिससे प्रेशर आपके उसमें पेट में हो, मिसाल के तौर पे ख़वातीन कोई प्रेग्नेंट है, तो जो बच्चे का जो वज़न होता है वो एनर रीजन पे प्रेशर डालता है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकते हैं। अब इसकी मैं कुछ कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ। अच्छा, एक तो इससे पहले कॉम्प्लिकेशन बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा चैनल होबे तबीबी है, क्योंकि मैं ख़ुद डॉक्टर हूँ, तो मैं पूरी तरह हर चीज़ की रिसर्च करके फिर अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक बताता हूँ। तो ये जो देसी नुस्खे वाले हकीम, देसी नीम हकीम टाइप के जो यूट्यूब पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो पता नहीं क्या क्या नुस्खे ट्राई वो करवाते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, तो वो काफ़ी इसमें रिस्क होता है। तो ऐसे लोगों से बचा करें। तो क्योंकि जो कोई इस तरह के जो भी क्वालिफाइड आप डॉक्टर है, मैं ये नहीं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, कोई भी सही जो क्वालिफाइड बंदा है, ऑनेस्ट बंदा है, आप उसके जो तरीका इलाज पे उस पर आपको गौर करना चाहिए। ये जो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं जो उनको पता कुछ होता नहीं है, कहीं से पढ़ के कहीं से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो तो उठ के वीडियो बना देते हैं। तो ऐसे नीम हकीमों से आप दूर रहें, क्योंकि वो जो है ना वो आपकी जान से वो आपकी जान से खेल रहे होते हैं और आपको ख़तरा लाक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कम्युनिकेशन में आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक तो इसकी जो है ना अगर वैसे तो बहुत कम चांस है, लेकिन यह कि अगर ब्लड लॉस आस्ता आस्ता ज़्यादा होता जा रहा हो, दिन बढ़ते जा रहे हो, तो आपको अनीमिया हो सकता है, जिसमें खून की कमी हो सकती है। फिर ये एक कॉम्प्लिकेशन होती है स्ट्रैंगुलेटेड हेमरेड। इसमें यह होता है कि जो अगर इंटरनल हेमरेड की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाए किसी वजह से, तो वो स्ट्रैंगुलेशन मतलब एक तरह के वो मतलब जो है ना उसमें वो झगड़े जाते हैं। तो उसमें यह है कि
जो वो एक्सट्रीम पेन मतलब ज़्यादा शदीद दर्द हो सकता है। फिर यह कि ब्लड क्लॉट बन सकता है, जो थ्रोम्बोज हेमोरेज मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वो इतना डेंजरस तो नहीं होता, लेकिन यह कि बहुत एक्सट्रीमली पेनफुल और जो है ना वो हो सकता है, और उसकी फिर इमीडिएट उसको ड्रेनेज की ज़रूरत होती है। अब इसकी मैं प्रिवेंशन बता देता हूँ। वो कहते हैं ना परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो अगर ये मैं अभी जो एहतियातें बताने लगा हूँ, अगर आप इस पे अमल करें तो इन चीज़ों से मतलब बवासीर से आप बच सकते हैं। तो जो बेस्ट वे जो बवासीर से बचने का ये है कि आपके जो मतलब पखाना है वो सॉफ्ट रहे, क्योंकि जब पखाना सख्त होगा तो वो आपको ज़्यादा जोर भी लगाना पड़ेगा, तो उससे स्ट्रेनिंग जब ज़्यादा आप करेंगे तो उस पर जो है ना वो आपका ये बवासीर होने का चांस बढ़ जाता है। तो उसमें मैं कुछ अभी टिप्स बताने लगा हूँ, वो एक टिप जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट कर लें। इसमें यह कि पहले तो ये ना कि आपने जो हाई फाइबर वाली फूड्स खानी है, मतलब जिसमें जो है ना ये तो हम हर पेशेंट को रिकमेंड कर रहे होते हैं तकरीबन कि जो है ना आप जो है ना फाइबर वाली डाइट खाएं, ठीक है। यानी जो लोग मतलब फ्रूट वगैरह कम खाते हैं उनको हम एडवाइस करते हैं फ्रूट खाएं, सब्जियां खाएं, होल ग्रेन वाली चीज़ें लें, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जब ये चीज़ें इंसान फाइबर जिसमें होता है वो ज़्यादा लेता है खुराक में, तो जो ना वो आपका पखाना सॉफ्ट हो जाता है और उसकी बल्क बढ़ जाती है, जिसमें यानी कि आपको फिर वो जोर नहीं लगाना पड़ेगा, तो उसमें आपका वो इजीली पास हो जाएगा। तो फिर आपको ये प्रॉब्लम इससे बच सकते हैं। और जो फाइबर है वो आप अगर नहीं ले रहे तो अपनी डाइट में आस्ता आस्ता ऐड करें, ताकि आपको ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर यह कि आप पानी ज़्यादा पिया करें, ठीक है। ये इसमें हम रिकमेंड करते हैं कि 6 से 8 गिलास डेली पानी के पिया करें, और बाकी लिक्विड भी पी सकते हैं नहीं। लेकिन यह कि जो लोग यहाँ पे वेस्ट पे हैं या और भी जो लोग शराब पीते हैं, वो उनको हम सख्ती से मना करते हैं, तो क्योंकि उससे वो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, उल्टा नुकसान होता है। तो मतलब यह ना कि अगर आप पानी पिएंगे, फाइबर वाली डाइट खाएंगे, तो आपको जो है ना 6 से 8 गिलास जैसे मैंने बोला है, तो आपको फ़ायदा हो सकता है। फिर यह कि अगर आप उस तरह फाइबर आपकी डाइट में कमी है तो फाइबर सप्लीमेंट्स भी आते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इसकी जो रिकमेंडेड डोज है वो 20 से 30 ग्राम डेली है फाइबर की। तो जो ओवर द काउंटर मिलते हैं फाइबर, जैसे सालियम है, जो मतलब जिसको वो सालियम हस्क जो उनको कहते हैं, क्या नाम है, अब मुझे नाम उसका नहीं ध्यान में आ रहा, सालियम, अच्छा वो मुझे याद आ गया, ये इसबगोल मेरे ख्याल उर्दू में कहते हैं। तो इसबगोल का छिलका भी ये अच्छा होता है, और इसका दूसरा नाम मेटाम्यूसल भी है इंग्लिश में, और फिर मिथाइल सेलुलोज भी आता है, सिट्रोसेल जो है ना वो मतलब ये जो फाइबर्स होते हैं ये ओवर द काउंटर मिल जाते हैं शॉप पे, ठीक है। इससे आपकी सिम्टम इम्प्रूव हो सकती हैं और आपकी जो ब्लीडिंग भी इससे रुक सकती है। लेकिन यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि अगर आपकी ये फाइबर जो सप्लीमेंट्स मतलब ले रहे हैं, तो आप जो है ना कम से कम आपको 8 ग्लासेस जो है ना पानी के पीने चाहिए, तो क्योंकि इनसे जो सप्लीमेंट्स होते हैं ये जो है ना आपकी जो है ना ये कब्ज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मतलब ये ख्याल रखें कि जब भी इसबगोल का छिलका आप ले रहे हैं तो फिर ये ना आप जो है ना 8-10 गिलास आप पानी पिएँ, ठीक है। फिर ये इसमें एहतियात करें कि जब आपको पखाना आया होता है तो उसमें आपने ज़ोर नहीं लगाना, तो वो जो है वो ज़ाहिर उसकी वजह से प्रेशर पड़ता है उन जो इसमें लोअर रेक्टम की जो वेंस होती हैं जो सूज जाती हैं, जिससे वो हेमोरेड बनते हैं। तो वो जो है अगर आप जोर नहीं लगाएंगे तो ये भी इससे आपको जो ना बचत हो सकती है। फिर यह कि जब अर्ज फील करते हैं, मतलब ये है कि कुछ लोग होते हैं कि जी पखाना अगर आया हुआ है तो या किसी काम में बिजी हैं तो चलो जी बाद में वो और इतना ध्यान उसमें नहीं लेते। तो ये है कि जब भी आपको पखाना आए, मतलब ऐसे आपकी मूवमेंट फील हो रही है पेट में कि आप, तो वो जो है ना आप जो है आप उसी वक्त जो है ना पखाना करने के लिए चले जाएं। यानी अगर आपने देर की है पखाना उसमें आपको आया हुआ है लेकिन किसी वजह से देर होगी, आप बिज़ी हैं या होल्ड रखते हैं, तो वो जो है ना वो अगर अर्ज वो ख़त्म होगी तो फिर यह ना कि वो आपके बाद में आपको उसको स्टूल को पास करने में वो मुश्किल हो जाएगी, वो हार्ड हो जाएंगे ज़्यादा। फिर ये एक एक्सरसाइज का भी रोल है, जो लोग एक्टिव रहते हैं उसमें यह कि जो एक्सरसाइज का तो तकरीबन मैं हर बीमारी की वीडियो में वो बताता हूँ। तो और एक्सरसाइज की मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई हैं, वो वॉकिंग की आप स्पेशली वीडियो देखिएगा तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। तो ठीक है,
जो इसमें ये है कि जब आप बंदा एक्टिव होता है तो उसमें यह है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी और ज़ाहिर वेन्स पे प्रेशर नहीं पड़ेगा तो वो हेमरेज नहीं होंगे। और जो इसमें ये कि एक्सरसाइज आपका जो है ना एक्सेस वेट जो है ना उससे भी उसको भी कम कर सकती है, मतलब क्योंकि ओबेसिटी से भी ये बढ़ जाते हैं तो उसमें भी इसका रोल एक्सरसाइज का। फिर इसमें कोशिश आपकी ये भी होनी चाहिए कि आप ज़्यादा देर आप टॉयलेट पे उधर ना बैठे रहें। तो जो है ना बहुत ज़्यादा देर बैठने से एक जगह पे भी आप जो है ना आपको इनकी वेन पे जो है ना प्रेशर पड़ सकता है। तो जैसे मिसाल के तौर पे लॉन्ग स्टैंडिंग या सिटिंग से भी इनको प्रेशर पड़ जाता है। इसी वजह जैसे मैंने बोला कि एक्सरसाइज मतलब जो लोग एक्टिव रहते हैं वो जो है वो उससे बचत हो सकती है। आम तौर पे हम रिकमेंड करते हैं कि 30-40 मिनट कम से कम आप वॉक करें। 40 मिनट की अगर लट से वॉक कर मतलब 5-6 दिन कम से कम हफ्ते में, तो उसमें यह कि अगर आप 40 मिनट की लट से वॉक करते हैं तो आप 10-10 मिनट के 4 सेशन भी इस तरह करके डिवाइड भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार आप वॉक करें। अब आ जाते हैं जनाब इसके डायग्नोसिस पे कि इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं। तो ये डायग्नोसिस में जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उसमें आमतौर पे ये है कि हम जो है उसको ज़्यादा पहले तो हिस्ट्री उसके लेते हैं और उसकी सिम्टम वगैरह पूछते हैं। और इसमें यह कि जो एक डिजिटल एग्जामिनेशन करते हैं। अब डिजिटल एग्जामिनेशन मतलब जो है ना कि जो उसमें ग्लव चढ़ा के ना वो लुब्रिकेटेड फिंगर जो है ना आपकी वो रेक्टम में दाखिल करते हैं कि अगर तो कोई अनयूजुअल चीज़ है या स्वेलिंग ऐसे हो रही है तो वो ग्रोथ फील होती है। ये मैं इंटरनल जो है हेमरेड्स की बात कर रहा हूँ। तो या फिर यह कि उसमें जो है विजुअल इंस्पेक्शन है। कभी ये भी होता है कि जब एक तो अगर एक्सटर्नल हेमरेड्स अगर हों तो वो तो कभी वो नज़र आ जाते हैं, मतलब बाहर जो है। तो इसमें फिर ये कि जो लोअर जो पोर्शन है जो उसका जो आपकी जो कोलन का और रेक्टम का, उसमें यह ना कि वो हमारे पास एक वो इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको प्रोक्टोस्कोप जो है ना या फिर एक सिग्मेटोस्कोप होते हैं, तो उससे भी है ना वो अंदर आपकी जो इनर रीजन से दाखिल करके ना तो वो उसकी विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं। प्रोक्टोस्कोप मतलब उसमें वो नज़र आ जाते हैं। ठीक है, मतलब एक तो ये तरीका है कि डिजिटल एग्जामिनेशन, मतलब आप जब ग्लव लगा के तो वो जो है आपकी जो इसमें आपके जो डॉक्टर की फिंगर वो उससे चेक किया जा सकता है। या फिर मतलब उससे कभी कभी वो नहीं सही तरह पता चलता तो फिर जो है ना वो प्रोक्टोस्कोप दाखिल करके तो उससे प्रोक्टोस्कोपी से वो नज़र आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी लेकिन यह कि अगर हमें शक हो कि ब्लीडिंग कहीं ऊपर से आ रही है, मतलब पूरी कोलन में प्रॉब्लम, ख़ास तौर पे जो ज़्यादा बड़ी उम्र के लोग हैं अगर जिनको हमें शक पड़ा कि कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है कोलों का, तो हम पूरी जो है ना कोलन की जो है ना जिसको एडवाइज़ कर सकते हैं, जो इंस्पेक्शन समझें कोलोनोस्कोपी उसको कहते हैं, वो एडवाइज़ कर सकते हैं। मतलब अगर लट से हम समझते हैं कि उसको रिस्क फैक्टर हैं पेशेंट को कैंसर होने के। तो ये तो हो गया जनाब आपका वो ये डायग्नोसिस। अब मैं ट्रीटमेंट पे आ जाता हूँ। इसकी ट्रीटमेंट में पहले तो आपको जो होम रेमेडीज़ यानी घरेलू नुस्खे मैं बताऊँगा कि आप अगर वो घर पे ट्राई करेंगे तो उससे मतलब अगर आपकी सिम्टम माइल्ड हैं या इतनी जो है ना शुरू की स्टेज में है जो है हेमरेड्स हैं, तो वो जो है आमतौर पे इसकी हम डिग्रीज लेते हैं, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, वो भी। लेकिन यह कि अभी जो आजकल हम जो स्टडीज़ करते हैं तो उसमें एक्सटर्नल इंटरनल हेमरेड्स के उस हिसाब से वो डिस्क्राइब करते हैं। बहरहाल तो इसकी जो पहले तो सबसे पहले जो होम रेमेडीज में बताते हैं, एक तो आपने मतलब पहले ये करना है कि जो लोगों को फाइबर डाइट में कम है, जैसे मैंने प्रिवेंशन में भी बताया, तो फाइबर जिनकी डाइट में कम है तो वो जो है वो ज़रूर फाइबर लें ताकि जो स्टूल जो है ना वो सॉफ्ट और बल्कि हों तो आसानी से वो आपके पास हो सके। इसमें यह है कि आपने फ्रूट ज़्यादा खाने हैं, वेजिटेबल सैलड, फ्रूट सैलड और दूसरे सैलड खाया करें सब्जियों का। ठीक है, होल ग्रेन वाली फूड लेनी है। ठीक है, इसमें यह कि फिर यह कि आपने स्ट्रेनिंग अवॉइड करना है, मतलब जब पकाना आए तो उसमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना, तो क्योंकि इससे आपकी वो सिम्टम बढ़ सकती हैं। और जो है फाइबर जो है अपनी डाइट में स्लोली ऐड करना है ताकि फिर गैस की ज़्यादा प्रॉब्लम हो। फिर यह कि इसमें कुछ टॉपिकल ट्रीटमेंट ऊपर लगाने की ट्रीटमेंट आ जाती हैं। उसमें हेमरेड्स जो क्रीम्स आती हैं, स्पोस्ट्री आती हैं जिसमें जिसके वो हाइड्रोकोर्टिजोन उसमें होता है स्पोस्ट्री में। ठीक है, तो वो जो है
रिकमेंड कर देते हैं, जैसे हीलार स्पोल्स्ट्री वगैरह, एनोसोस स्पोल्स्ट्री, उस तरह की जो स्पोल्स्ट्रीज आती हैं। और इसके अलावा जो है ना पैड्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें यह कि विच हेज़ल हो या फिर नंबिंग एजेंट हो, जो आपको उसमें स्किन को जो है ना उसकी जो नम कर दे, तो वो उस तरह के पैड्स भी मिलते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर यह कि आपने अपने जो एनर रीजन को आपने पानी में सोक करना है, ख़ास तौर पे थोड़ा सा नीम गर्म पानी में। ठीक है, तो वो 10 से 15 मिनट आप प्लेन वार्म वाटर में सोक करें। ठीक है, जो है 2 से 3 दफ़ा दिन में। ठीक है, तो वो जो है वो उससे भी आपको रिलीफ हो सकता है। फिर एक सिट्स बाथ, एक टर्मिनोलॉजी इसमें काफ़ी यूज़ होती है, वो सिट्स बाथ की एक किट भी आती है, वो भी आप यूज़ करते हैं, तो वो भी काफ़ी उस तरह की आपकी जो सिम्टम को रिलीव करता है। जो करते हैं जो सिट्स बाथ होते हैं, वो आप नॉर्मल पानी के टब में भी सिट्स बाथ ले सकती हैं। ठीक है, फिर यह कि ओरल पेन रिलीवर्स आते हैं, जैसे पैरास्टामोल वगैरह, एस्प्रिन जो है ना, या ब्रोफेन वगैरह। अगर कोई आपको डिस्कम्फर्ट, अगर ज़्यादा थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, तो उनके लिए आप ये ले सकती हैं। ये तो मैंने आपकी जो ना घरेलू ट्रीटमेंट आपको बता दी, और आप खुद से ये ट्राई कर सकती हैं। तो ये जो घरेलू ट्रीटमेंट से अगर आप पहले तो ये स्टार्ट करें, अगर माइल्ड स्टेज में हो, तो उसमें यह कि अगर आपको 1 हफ्ते तक, चंद दिनों तक नहीं आराम होता, तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो डॉक्टर जब फिर मेडिकेशन लिख देते हैं, उसमें जो है वो मैंने जैसे बोला है कि क्रीम्स आती हैं और द काउंटर, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑइंटमेंट आती हैं, स्पोल्स्ट्रीज आती हैं, या पैड्स आते हैं। उसमें यह होता है कि उसमें उनके जो इन प्रोडक्ट्स जो मैंने स्पोल्स्ट्री या ऑइंटमेंट बताई, उसमें विच हेज़ल का प्रोडक्ट होता है, या हाइड्रोकोर्टिज़ोन या लिडोकेन जो है एक वो मेडिसिन होती है, जो आपको जो आपको टेम्परेरी जो है ना आपको पेन और इचिंग से मतलब आपको आराम दे सकती हैं। तो ये जो अगर ओवर द काउंटर जो स्टीरॉयड क्रीम अगर आप 1 हफ्ते से ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, अगर मतलब डॉक्टर के मशवरे के बगैर, क्योंकि इसमें यह नहीं कि आपकी स्किन की जो है थिनिंग हो सकती है। अब आ जाते हैं कि अगर जब इससे उतना आराम नहीं आ रहा, तो अगर एक्सटर्नल हेमराइड स्किन, उसको हम थ्रोम्बेक्टमी मतलब वो उसको जो रिमूव कर देते हैं, जो एक तरह की छोटी सर्जरी कह लें। ठीक है, अगर जो है ना आपका जो ब्लड क्लॉट बन गया, थ्रोम्बोसिस मतलब हो गया, पेनफुल हो रहा है, और जो है ना एक्सटर्नल हेमराइड्स मतलब जो बाहर वाले हैं, तो उसको हम रिमूव कर देते हैं, जो उससे फटाफट आपको आराम आ सकता है। ये प्रोसीजर बड़ा छोटा सा है, और आमतौर पर लोकल एनेस्थीसिया से भी वो ठीक हो जाता है। लोकल एनेस्थीसिया के अंदर वो जो प्रोसीजर कर देते हैं। और अगर ये क्लॉट मतलब ख़ास तौर पे अगर 72 घंटे के अंदर अगर क्लॉट की जो बनने के बाद ये प्रोसीजर किया जाए, तो बड़ा इससे अच्छा आराम आ सकता है। अब जो इसकी जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है, जब ये भी नहीं इतने से फ़र्क पड़ा, तो उसमें कोई मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर आते हैं। उसमें ये होता है कि जो आपके अगर लट से किसी की ज़्यादा देर ब्लीडिंग हो रही है और हेमराइड पेनफुल हो गए हैं, तो उसमें कुछ 2-3 प्रोसीजर आते हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। वो जो है ना आमतौर तौर पे डॉक्टर के ऑफिस में ही वो हो जाते हैं। उसके लिए कोई बेहोशी करने की मतलब पूरी तरह जो जनरल एनेस्थीसिया करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें यह है कि एक तो पहली ऑप्शन है कि रबर बैंड लाइगेशन आती है। उसमें यह होता है कि 1 या 2 जो है ना रबर बैंड जो है ना जो इंटरनल हेमराइड्स की बात करूँ, उनको जो है ना उनके इर्द गिर्द लगा देते हैं रबर बैंड, तो ताकि उसकी सर्कुलेशन बंद हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन। तो वो जो है ना जो मतलब जब उसको रबर बैंड लगा देते हैं ना, तो जो हेमराइड्स की जो सूजे हेमराइड्स हैं, तो वो जो है ना वहाँ से वो ख़त्म हो जाते हैं। ज़ाहिर उनकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, तो वो जो है ना 1 हफ्ते के अंदर अंदर आमतौर पे वो गिर जाते हैं। उससे थोड़ी बहुत ज़ाहिर आपको डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, तो लेकिन यह कि ब्लीडिंग बिल्कुल इतनी वो सीवियर नहीं होती। तो ये जो है ना इसकी ये आमतौर पे काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। बहुत रेयर चांस है कि कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो जाए। ठीक है, फिर इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर में आती है, इंजेक्शन आते हैं, स्क्लेरोथेरेपी कहते हैं। तो उसमें यह कि इंजेक्शन के ज़रिए हम केमिकल सोल्यूशन उसमें हेमराइड्स में डालते हैं, ताकि वो श्रिंक हो जाए, मतलब उसको सिकुड़ जाए। तो उसमें इंजेक्शन जो है ना वो बहुत कम उसमें वो पेन होता है आमतौर पे। तो लेकिन यह कि वो रबर बैंड की जो लाइगेशन वाली टेक्निक है पहले जो मैंने बताई, वो ज़्यादा इससे इंजेक्शन से ज़्यादा इफेक्टिव है। फिर इसमें और ऑप्शन है कि इंफ्रारेड लेज़र और जो है ना वो कोएगुलेशन टेक्निक्स भी आती हैं, इंफ्रारेड लाइट और हीट के ज़रिए।
तो उसमें ये होता है कि जो इंटरनल हेमरेड जो स्मॉल ब्लीडिंग का थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग कर रहते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं इन चीज़ों से, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, मतलब जो है लेज़र वाला तरीका भी है। अब जो है इसकी आखिरी ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। मतलब इन जो मैंने पहले चीज़ें बताई होम रेमेडीज या मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर से अगर पेशेंट ना ठीक करा हो कुछ तो उनको फिर सर्जरी करानी पड़ती है, लेकिन यह कि सर्जरी बहुत कम केसेस में करानी पड़ती है। आमतौर पे जो मैंने पहले प्रोसीजर बताए उससे वो ठीक हो जाते हैं पेशेंट ज़्यादातर, ठीक है। बहरहाल ये है कि चूँकि ये मेरा शोबा है तो मैं आपको सही सारी ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। तो वो जो है ना, एक तो सबसे जो इसका वो बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट कह लें, जो इसका जो ऑपरेशन है, जब बहुत ज़्यादा ये हेमरेड्स बड़े हों, ठीक है, जो ना ठीक हो रहे हों अब पहले बताए गए प्रोसीजर से, तो उनको हम सर्जिकली रिमूव करा देते हैं, जिसको हेमरेडेक्टमी कहते हैं। तो मतलब जो है जो टिश्यू है जिसकी जो ज़्यादा टिश्यू है जो ब्लीडिंग काज कर रहा है, तो उसमें जो है ना वो उसको रिमूव कर दिया जाता है। वो ये सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया से भी कर सकते हैं या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया अगर मतलब पूरी तरह बेहोश करके भी कर सकते हैं। तो ये जो हेमरेडेक्टमी है ये सबसे इफ़ेक्टिव जो है ना और कंप्लीट तरीका है उसको जो है ना ज़्यादा जो मतलब हेमरेड जो बड़े होते हैं सीवियर किस्म के उनको ठीक करने का ये मतलब बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। तो इसमें इसकी कोई ख़ास इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बहरहाल ये है कि टेम्परेरी इसकी डिफ़िकल्टी हो सकती है आपको ब्लैडर एम्प्टी करने में, ठीक है, मतलब यूरिन का थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन ये है कि ये वाला जो बात मैंने अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया अगर दिया जाए तो उसमें ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो इसमें यह होता है कि कुछ लोगों को थोड़ा बहुत पेन ही होता है प्रोसीजर के बाद, तो लेकिन ये कि उसमें मेडिकेशन दे देते हैं ताकि जो है ना आपको पेन ठीक रहे, और फिर वो जैसे वार्म वाटर पे सोकिंग का जो तरीका बताया वो भी हम बता देते हैं। फिर इसके अलावा एक और प्रोसीजर होता है हेमरेड स्टेपलिंग कहते हैं। तो ये जो है स्टेपल्ड हेमरेडोपेक्सी जो है ना, ये जो इसका जो नाम है उसमें यह कि आपके जो हेमरेड के जो टिश्यू है उसकी ब्लड सप्लाई को रोक दिया जाता है। तो ये जो इंटरनल हेमरेड्स के लिए ये प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें यह होता है कि जो हेमरेडेक्टमी से अगर कंपैरिजन करें तो इससे पेन इसमें कम होता है और अर्ली जो बंदा रिटर्न कर सकता है अपनी जो रेगुलर एक्टिविटीज़ में। लेकिन यह कि जो स्टेपलिंग है इसका एक जो नेगेटिव पहलू ये है कि इसमें जो है ना रिकरेंस मतलब दोबारा होने का या फिर आपकी जो रेक्टम है वो प्रोलैप्स होने का ख़तरा होता है। मतलब जो एक जो रेक्टम जो नीचे वाला जो पोर्शन है, मतलब जो ओपनिंग है, मतलब पखाने वाले सुराख से जो ऊपर की जो इंटेस्टाइन जो जिसको रेक्टम कहते हैं वो नीचे आ सकती है, इसके प्रोट्रूड हो सकती है। तो बेस्ट जो प्रोसीजर मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, अगर खुदा न खास्ता आपको शदीद किस्म के सीवियर जो हेमरेड्स हों तो वो हेमरेडेक्टमी करवा लें, मतलब जो है ना को बिल्कुल ख़त्म करवा दें। तो जो लोग बताते हैं कि जी हमारे पास देसी नुस्खे हैं, बवासीर का ये इलाज ख़त्म, वो जो है ना वैसे खामखा फजूल उनकी बातों में ना है। अगर तो शदीद जो है ना मतलब आखिरी स्टेज वाले समझ लें कि जो हेमरेड्स होते हैं, बवासीर होता है, उसका बेस्ट यही हाल है कि उसको रिमूव करा दें सर्जरी से। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरी आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो आपको जो है मेडिकल की जो शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें, कोई पॉइंट ना मिस किया करें, क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको पूरी तरह कंप्लीट ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन दूँ।